हिंद बच्चों, तो हम आपके लिए प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 12 का विशेष सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। यह प्रश्न पत्र आपके जो नए पैटर्न पर आधारित है, तो आप लोग इस प्रश्न पत्र को पूरा देखिएगा। साथ में इसमें जो क्वेश्चंस है वो भी आपके प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इन प्रश्नों को भी एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख कर जाइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और जो साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको चैनल पर मिलती रहे। हम आपके लिए जो है प्री बोर्ड एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के लिए जल्द ही आपकी क्लास पर यहाँ पर जो चैनल पर आपको क्लासेस मिलेंगी, जो आपके एग्जाम के लिए हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश सभी क्लासेस इंपॉर्टेंट क्लासेस मिलेंगी जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लीजिएगा, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। साथ में हम आपके लिए अनसॉल्व सॉल्यूशन भी लेकर आए हैं। अनसॉल्व सॉल्यूशन कैसे डाउनलोड करना, यानी कि अनसॉल्व सॉल्यूशन का मतलब क्या है। जो यूपी बोर्ड में कक्षा 12 में पिछली साल जो केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, बायोलॉजी में जो प्रश्न पूछे गए थे, तो उन प्रश्न पत्रों का जो आपको हल दिया गया है, हल कैसे डाउनलोड करना उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ उसको वॉच करके आप लोग उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और उससे अपनी तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि जो है प्री बोर्ड और बोर्ड एग्जाम के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निंदा रस रचना है मोहन राकेश की, श्याम सुंदर दास की, हरिशंकर परसाई की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो जो निंदा रस रचना है वो किसकी है, वो है हरिशंकर परसाई की। किसकी है, हरिशंकर परसाई की है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका थर्ड वाला, हरिशंकर परसाई की। इसके बाद नेक्स्ट है, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई। तो नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस युग में हुई। ऑप्शंस आपको दिए गए थे, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग। तो नागरी प्रचारणी सभा की जो स्थापना हुई वो किस युग में हुई थी, तो वो हुई थी भारतेंदु युग में। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आवारा मसीहा की रचना विदा है। तो आवारा मसीहा जो रचना है वो किसने की थी, वो की थी विष्णु प्रभाकर ने, ठीक है। किसने की थी, विष्णु प्रभाकर ने। और इसकी जो रचना विधा है वो जीवनी, और इसमें जीवनी किसकी है, जीवनी है इसमें मुंशी प्रेमचंद की, ठीक है। तो आवारा मसीहा की रचना विधा क्या है, तो आवारा मसीहा की रचना विधा है जीवनी। क्या है, जीवनी। ऑप्शन यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन हैं, तो हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक कौन हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा थर्ड वाला, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है, शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। क्या हैं, शेखर एक जीवनी के लेखक हैं। ऑप्शंस आपको दिए गए थे, भीष्म शाहानी, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय, प्रेमचंद। तो शेखर एक जीवनी के लेखक कौन हैं, तो शेखर एक जीवनी के जो लेखक हैं वो हैं अज्ञेय। कौन है, अज्ञेय है, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, रश्मिरथी और परशुराम की प्रतीक्षा नामक काव्य ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो परशुराम की प्रतीक्षा और जो रश्मिरथी है ये किसकी है रचनाएं हैं, ये रचनाएं हैं रामधारी सिंह दिनकर की। किसकी हैं, रामधारी सिंह दिनकर की हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा फोर्थ वाला, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था लोकायतन पर, कला और बूढ़ा चांद पर, चिदम्बरा पर, युगवाणी पर। तो सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था, तो ये मिला था इनको चिदम्बरा रचना पर। किस पर मिला था, चिदम्बरा रचना पर मिला था, ठीक है। इसके बाद है, राम की शक्ति पूजा रचना है। तो राम की शक्ति पूजा रचना है प्रेमचंद, निराला, अज्ञेय, महादेवी वर्मा। तो राम की जो शक्ति पूजा रचना है वो है निराला की। किसकी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अगर शॉर्ट फॉर्म में कहें तो निराला जी की। यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा, निराला, ठीक है।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कितने नावों में कितनी बार काव्य कृति है? ऑप्शंस दिए गए थे, सच्चिदानंद वत्सायन अगेहे, हरिवंश राय बच्चन, गिरिजा कुमार माथुर, सुमित्रानंदन पंत। तो कितनी नावों में कितनी बार काव्य कृति किसकी है? तो ये है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेहे की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है, कितनी नावों में कितनी बार के रचनाकार हैं? तो ये सेम टू सेम क्वेश्चंस हो गए। क्या राइट आंसर हो जाएगा? अगे ऑप्शन 4 आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखो क्या कहा गया है, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है, रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योनाश्रित है। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार नहीं होती। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्राय असमर्थ रह जाती है। भाषा समूचे युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। तो यहाँ पर जो इसका शीर्षक है वो क्या है? शीर्षक है इसका भाषा और आधुनिकता। क्या शीर्षक है? भाषा और आधुनिकता जो है इसका शीर्षक है। क्या है? भाषा और आधुनिकता। इसके बाद है, उपर्युक्त गद्यांश के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन? इसके लेखक हैं प्रोजी सुंदर रेड्डी, यानी कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। कौन है? प्रोजी सुंदर रेड्डी है, ठीक है। इसके बाद है, उपर्युक्त गद्यांश में लेखक ने किस बात पर बल दिया है? तो उसने किस बात पर दिया है? भाषा पर बल दिया है, ठीक है। लेखक ने किसे व्यक्ति का एक सशक्त माध्यम माना है? तो किसके माना? भाषा को माना है। किसको माना है? भाषा को एक जो है अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम माना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ठीक है। आपको रेखांकित अंश दिया गया, यानी कि जो गद्यांश आपको दिया है उसको पढ़ के आपको जो अपने हिसाब से इसका उत्तर लिखना है, ठीक है। बस यही रेखांकित अंश की व्याख्या होती है। अथवा में अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं, ठीक है। निंदा का उद्यम ही हीनता और कमजोरी से होता है। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है। वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वह उनसे अच्छा है। उसके अहम की से दृष्टि होती है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। ज्यों ज्यों कर्म क्षीण हो जाता है त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या द्वेष और इनसे उत्पन्न निंदा को मारता है। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ का मतलब है पाठ का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम क्या है? निंदा रस है। क्या है? निंदा रस है, ठीक है। और इसके जो लेखक हैं, लेखक कौन हो जाएंगे? लेखक हो जाएंगे हरिशंकर परसाई। कौन हो जाएंगे? हरिशंकर परसाई हो जाएंगे। निंदा का वास्तविक उद्गम मनुष्य की किस भावना से होता है? मनुष्य के अहम की तुष्टि किससे होती है? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और मनुष्य के अंदर निंदा की प्रवृत्ति कब बढ़ती जाती है? तो यहाँ पर आपको दो गद्यांश दिए जाते हैं। दोनों गद्यांश में से किसी एक गद्यांश को आपको जो है अपने आंसर में लिखना होता है, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है? दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पद्यांश क्या देखो दिया गया? पहला पद्यांश, एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं नगर के चौक, धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। तो यहाँ पर सबसे पहले हमसे पूछा गया है, पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। क्या पूछा गया? पाठ एवं कवि का नाम लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो पाठ का नाम है, जो इसका शीर्षक है वो है हिरोशिमा। शीर्षक क्या है? हिरोशिमा इसका शीर्षक है, ठीक है। और जो है यहाँ पर जो इसके कवि हैं वो कौन है? वो है अगेहे जी। कौन है? अगेहे जो है, इन्हें हम लोग सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगेहे के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये इसके कवि का नाम है। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। क्षितिज का क्या अर्थ है? धूप कहाँ से बरसी? उपर्युक्त गद्यांश में कौन सा बम्ब जो है गिराया गया है, ठीक है। अथवा में अगर आपको ऊपर वाला पद्यांश नहीं आता है तो आप नीचे वाला पद्यांश कर सकते हैं। क्या दिया गया? साम्राज्यवाद था कंस बंदनी, मानवता पशु बल आक्रांत, श्रृंखला दासता प्रहरी बहु, निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत, कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त, कांत जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद प्रणत साध।
तो यहाँ पर सबसे पहले पूछा गया है उपर्युक्त पद्यावतरण का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखने का मतलब होता है कि उसके पाठ का नाम लिखिए और कवि का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है बापू के प्रति। किससे लिया गया है? बापू के प्रति से लिया गया है, ठीक है। और जो इसके कवि हैं वो हैं सुमित्रा नंदन पंत। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जो है इसके कवि हैं, ठीक है। इसके बाद है प्रस्तुत पद्यांश के माध्यम से कवि ने किसका उल्लेख किया है? गांधी जी के किन प्रयासों के द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कारागृह में दिव्य जन्म, इस पंक्ति से कवि का क्या आशय है, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 के काम में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर लेखक आपको दिए गए हैं हरिशंकर परसाई। कौन है? हरिशंकर परसाई, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो यहाँ पर 3 आपको लेखक दिए गए। 3 लेखक में से आपको कोई एक लेखक का जीवन परिचय लिखना है, ठीक है। इसके बाद इसी में आपको खा क्वेश्चन दिख जाता है। तो खा क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। पहला यहाँ पर आपको दिया गया है मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। तो यहाँ पर 3 कवियों में से किसी एक कवि का है आप जीवन परिचय लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। क्या है? पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, ठीक है। इसके बाद अथवा में आपको दूसरा दिया गया है ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। क्या है? ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? स्वपठित खंड काव्य के आधार पर प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। यानी कि आपके सिलेबस में जो भी खंड काव्य है उसके प्रमुख पात्र का आपको यहाँ पर चरित्र चित्रण करना होगा, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो क्या कहा गया है? निम्नलिखित अवतरणों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर जो है 2 आपको संस्कृत गद्यांश दिए जाएंगे। 2 में से किसी एक का आपको जो है संदर्भ के साथ हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो आप जो है कोई एक पहला पार्ट जो है उसको अच्छे से याद कर लीजिए संस्कृत का, और इसका हिंदी भी आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। पार्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पार्ट का नाम बिल्कुल सही लिखा होना चाहिए। इसके बाद इसी खा में आपको क्या होंगे? इसी खा में आपको जो है 2 श्लोक दे दिए जाएंगे। 2 श्लोक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। श्लोक जो है हमने 8 से 10 से 12 श्लोक इंपॉर्टेंट श्लोक की वीडियो बनाई हुई है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उसे आप वॉच कर लीजिएगा। तो आपको जो है इंपॉर्टेंट श्लोक वो याद कर लीजिएगा, उतने में आपका काम चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का मतलब क्या है? निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला है ईद का चांद होना। तो ईद का चांद होने का मतलब क्या है? बहुत दिन बाद दिखाई देना। नाक का बाल होना मतलब कि बहुत प्रिय होना। गले का हार बनना, ये भी बहुत प्रिय होना। दीपक तले अंधेरा मतलब कि क्या होता? दीपक तले अंधेरे का मतलब क्या है? अपनी बुराई दिखाई ना देना। क्या हुआ? अपनी बुराई दिखाई ना देना, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या होगा? अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा, ठीक। उस गद्यांश को आपको पढ़ना होगा। गद्यांश को पढ़ने के बाद उपरोक्त गद्यांश में अनुशासन को क्यों माना गया है? मनुष्य का परम कर्तव्य किसे माना जाता है? विद्यालयों में होने वाली हड़तालों का मुख्य कारण क्या है? तो ये जब आप पूरा पैरा पढ़ेंगे तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो आपको सबके पेपर में अलग अलग पैरा आएगा, क्योंकि आप पठित गद्यांश है, यानी कि आपके सिलेबस से नहीं आएगा, ठीक है। इसी प्रकार अथवा करके आपको दूसरा दिया जाए, कभी आपको गद्यांश भी दे सकता है या फिर दोनों पद्यांश, या फिर एक गद्यांश एक पद्यांश दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 3 आपसे प्रश्न पूछ, जैसे चलना किसका स्वभाव है? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है चलना, देखो चलना मनुष्य का स्वभाव है, ठीक है। तो इस तरह आपको यहाँ पर जो सारे क्वेश्चंस के आंसर होते हैं वो आपको इसी पैरा में मिल जाते हैं, ठीक है। सिंपल पैरा होता है, ज़्यादा कठिन नहीं होता है। पहला यहाँ पर है तरणी और तरड़ी। तो यहाँ पर जो है पहली तरड़ी का अर्थ क्या है? पहली तरड़ी का अर्थ है शूर, और दूसरे तरड़ी का अर्थ है नाव। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा शूर्य और नाव। ऑप्शन थर्ड वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है अंश और अंश। क्या है? अंश और अंश। तो इस पहले वाले अंश का अर्थ होता है कंधा, ठीक है। दूसरे वाले अंश का अर्थ होता है हिस्सा। क्या होता है? हिस्सा।
यानी कि कंधा हिस्सा। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो है आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, कंधा हिस्सा। ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। क्या है? किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। अंबर, काल, कर, विधि। तो यहाँ पर जो है चार में से किसी एक शब्द के आप दो अर्थ लिख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक ही शब्द का चयन करके लिखिए। जानने की इच्छा रखने वाला मतलब कि जिज्ञासु का होता है। जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं जिज्ञासु। इसके बाद है जिसका कोई अंत ना हो। क्या हो? जिसका कोई अंत ना हो उसे कहते हैं अनंत। क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा थर्ड वाला। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या कह रहा है का क्वेश्चन। हास्य रस अथवा करुण रस का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए। यमक अलंकार अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण लिखिए। दोहा अथवा चौपाई छंद का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पर जो है आपको का खा करके दिए जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन कंपलसरी अथवा करके आपको दिए गए, मतलब कि दोनों में से कोई एक आपको करना है। ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? किसी विद्यालय के प्रबंधक को सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु एक आवेदन पत्र लिखिए। अथवा किसी बैंक के प्रबंधक को कोई व्यवसाय करने हेतु ऋण प्राप्ति के लिए एक आवेदन पत्र लिखिए। तो यहाँ पर जो है आपको दोनों में से कोई एक यहाँ पे आपको करना है। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। पहला है राष्ट्रीय एकता, दूसरा है देश में बेरोजगारी की समस्या, तीसरा है पर्यावरण प्रदूषण, चौथा है विद्यालयों स्वास्थ्य शिक्षा का महत्व, साहित्य समाज का दर्पण है। तो यहाँ पर जो है आप चारों में से कोई एक यहाँ पे आपको किसी एक विषय पर आप जो है अपनी भाषा शैली में निबंध लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह आपका जो है क्लास 12th हिंदी का प्री बोर्ड एग्जाम 2024-25 के लिए क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और अगर आपको अनसॉल्व सॉल्यूशंस की पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे आप जरूर वॉच करके जो है पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।